नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पटवारी पेपर 2 के सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर और सामान्य प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये एक मॉडल सेट है जिसमें परीक्षा पैटर्न के हिसाब से प्रश्नों को शामिल किया गया है और इन पेपरों में करंट अफेयर्स जो समसामयिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी शामिल किया गया है, जो महत्वपूर्ण है और आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत में समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA किस वर्ष स्थापित किया गया था? MPEDA किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो होता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक वैधानिक निकाय है। और जो MPEDA है ये एक नोडल समन्वय है जो राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसी है और मत्स्य उत्पादन और संबंधित गतिविधियों में लगी हुई है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1972 में समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 के तहत ही हुई थी। समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA अधिनियम 1972 के तहत 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? कोच्चि में है। मत्स्य उत्पादन से संबंधित प्राधिकरण है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक एक कथन को देख लेते हैं। 1775 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया गया था, तो ये गलत हो जाता है। 23 जून 1757, डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में प्लासी का युद्ध जो हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाता है। 1793 में कार्नवालिस संहिता लागू किया गया था। तो मई 1793 में कार्नवालिस कोड एक कानूनी कोड के रूप में आया और जिसके अंतर्गत 48 नियमों का संकलन किया गया था। कितने नियमों का? 48 नियमों का। और ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। तो यहाँ पे ये सही हो जाता है बी। 1793 में कार्नवालिस कोड लागू किया गया था जिसमें 48 नियमों को संकलित किया गया था। 1774 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी। ये भी डेट गलत हो जाती है। 1776 में मुंबई ने थाने के बीच पहली, तो ये 1853 के बीच में मुंबई और थाने के बीच पहली रेल सेवा शुरू की गई थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सी है और ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी, 1853 में मुंबई थाने के बीच पहली रेल सेवा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में लागू किया गया था, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में लागू किया गया था वो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था। इसे लघु संविधान भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी याद रखिएगा। और ये किसकी सिफारिशों पर प्रभावी बनाया गया था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर प्रभावी बनाया गया था। और इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। याद रखिएगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इसके अलावा अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे। और इन्हें भाग 4 में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन 1976। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट देखते हैं, अमरबेल इनमें से किसका एक उदाहरण है? अमरबेल क्या है? तो अमरबेल जो है ये परजीवी है। क्या होता है? अमरबेल जो होता है एक परजीवी है जो दूसरे पेड़ों पर एक प्रकार की लता होती है। आपने देखा होगा, पीले कलर की एक रस्सी टाइप में होती है जो बेर, साल, करौंदे आदि में फैली रहती है। और इसकी जो पत्तियां और पर्णहरित का पूर्णता अभाव होता है, इसमें पत्तियां वगैरह नहीं होती, जिसके कारण इसका रंग जो होता है पीला मिश्रित, सुनहरा और हल्का लाल रंग का होता है। और ये तंतु जो होते हैं, इनके जो डालियां होती हैं, ये वृक्ष की डालियों से ही रस चूसते हैं। तो यहाँ पे जो अमरबेल हो जाएगा ये परजीवी पैरासाइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोहित नदी की एक सहायक नदी है। लोहित किसकी सहायक नदी है? तो लोहित जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये उत्तर भारत की पूर्वोत्तर भारत में बहती है और ये हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास से हिमनद से निकलती है और हिमालय के साथ साथ ही पूरब की ओर बहती है। और जो ब्रह्मपुत्र की प्रमुख नदियों के सहायक नदियों की बात करें
तो दिमांग, लोहित, धनसिरी, सुमनश्री, बराक, मानस, तिस्ता इत्यादि महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो यहाँ पे जो लोहित नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है पूर्वोत्तर भारत की। ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है चाइना से, और ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश की दो सहायक नदियां दिबांग नदी और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवेश करते ही कौन सी दो नदियां मिलती हैं? तो दिबांग नदी और लोहित नदी, यही दोनों नदियां ब्रह्मपुत्र नदी पे मिलती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? ये सभी को पता है, सभी लोग मतदान करते हैं। ये 18 वर्ष की न्यूनतम आयु है। ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं है, जितने भी चुनाव हैं लोकसभा सहित राज्यों के विधानसभाओं के, ग्राम पंचायतों के, नगर पंचायतों के जितने भी चुनाव हैं उन सभी चुनावों की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष रखी गई है। और जो मतदान के अधिकार का उल्लेख किया गया है तो ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 326 में इसका उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 326 में। और वर्ष 1988 में 66वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष। तो ये भी याद रखिएगा, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन द्वारा? 66वें संविधान संशोधन 1988, ये भी याद रखेगा। तो न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, कंदरिया महादेव निम्न में से कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो खजुराहो में स्थित है। खजुराहो में स्थित है। अभी G20 का संस्कृति समारोह भी वहाँ पे मनाया जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित मध्ययुगीन मंदिर समूह का ये सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत हिंदू मंदिर है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल शासक विद्याधर ने कराया था। किसने कराया था? चंदेल शासक विद्याधर ने 1025 से 1050 के मध्य इसका निर्माण काल माना जाता है। और इसके अलावा ये याद रखिएगा कि इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जो कंदरिया महादेव का मंदिर है इसे किस मंदिर के नाम से? चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है। G20 का सांस्कृतिक समारोह यहाँ पर मनाया जा रहा है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसका जो निर्माण हुआ था, इसकी जो स्थापना हुई थी 1951 में हुई थी। इसे पहले जगरा घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। 1974 में इसे भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम दिया गया। 1974 में इसे कौन सा नाम दिया गया? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। और इससे पहले कौन सा नाम से जाना जाता था? तो जगरा घाटी, याद रखिएगा। सांभर साल्ट लेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो हम सभी को पता है सांभर साल्ट लेक जो है ये किस जगह? राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। और यह देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये भी याद रखिएगा कि सांभर झील देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांभर झील है। और इस झील में नमक बनाने का कार्य भी केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। महत्वपूर्ण हॉकियों के जो महत्वपूर्ण खेल हैं उनके कप वगैरह भी देख लीजिएगा। जो हॉकी के महत्वपूर्ण कप हैं उसमें ध्यानचंद ट्रॉफी, वेलिंगटन ट्रॉफी, आगा खान कप ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, स्टैनली कप, बीटन कप इत्यादि महत्वपूर्ण है। यदि हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, एसएच कप, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी इत्यादि महत्वपूर्ण है। यदि हम बैडमिंटन से संबंधित देखें तो थॉमस कप, उबेर कप, मलेशियाई कप इत्यादि है। गोल्फ से संबंधित है वाकर कप, कनाडा कप, राइडर कप इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुरुगप्पा गोल्ड कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन माना जाता है? भारत में जो मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश, मामलुक वंश बोला जाता है। और ये जो गजनी का शासक मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब स्थापना की थी? 1206 में। गुलाम वंश भारत के सल्तनत काल के शासक वंशों में प्रथम वंश रहा है। और इस काल के जो शासक वंश रहे हैं तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया और लोधी वंश आया। और एक फैक्ट और याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो लाहौर को बनाई थी। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा।
और ऐबक सल्तनत काल का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो भारत और नेपाल के बीच सीमाओं को जोड़ता है? तो ये कंचनजंगा है। कौन सा पर्वत है? कंचनजंगा पर्वत है जो भारत के सिक्किम राज्य में भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, और यह विश्व का तीसरा सर्वोच्च पर्वत चोटी है जो कि पूर्वी हिमालय में स्थित है। और यदि विश्व के पहले नंबर की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, ये भी याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट ये पहले नंबर पे है। ये नेपाल और चीन सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 848 मीटर है। दूसरे नंबर पे कौन है विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी? काराकोरम पर्वत श्रेणी, जिसे K2 भी बोला जाता है, K2 गाडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर, ये भारत में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरे नंबर की चोटी है, तो ये भी याद रखिएगा। विश्व की तीसरी पूछा है तो कंचनजंगा। नेक्स्ट देखते हैं, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस के बीच एक प्रभाव सीमा है? तो ये भारत और चीन के बीच जो LAC है, एक्चुअल वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये किसके बीच है? भारत और चाइना के बीच, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये लगभग जो है 3440 किलोमीटर की नियंत्रण रेखा है जो दोनों भारत और चाइना को अलग करती है। एक इसमें से LOC को भी याद रखिएगा। LOC भारत के जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर के मध्य है, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसकी जो लंबाई है वो 740 किलोमीटर है। LAC की कितनी है? 3440 और LOC की 740। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो जो विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है, विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है, और इसके प्रत्येक सदस्य जो होते हैं वो 2 वर्ष में सेवानिवृत्त, प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। और यदि विधान परिषद की बात करें तो ये 6 राज्यों में लागू है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। तो ये भी याद रखेगा। विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है, इसका विघटन कभी भी नहीं होता। ये एक स्थायी सदन है, राज्यसभा के समान ये विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है, और इसका विघटन नहीं होता है। जैसे केंद्र में राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, वैसे राज्यों की बात करें तो विधान परिषद का विघटन नहीं होता है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक गांधी और चंपारण सत्याग्रह, सिलेक्ट रीडिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो किसने किया था? ये सुरंजन दास। किसने किया था? सुरंजन दास ने। गांधी और चंपारण सत्याग्रह, सिलेक्ट रीडिंग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जुलाई 2022 के दौरान किसे G20 है जो भारत का नया शेरपा चुना गया है? जुलाई 2022 के दौरान G20 में किसे भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो ये अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ कांत। इंडोनेशिया के लबुआन बाजो में आयोजित G20 की शेरपा बैठक में भारतीय दल का नेतृत्व अमिताभ कांत ने किया था, और ये किसका? पीयूष गोयल का स्थान लेंगे। तो यहाँ पे जो भारत का नया शेरपा चुना गया है अमिताभ कांत को याद रखिएगा, और ये पीयूष गोयल का स्थान लेंगे। 11 जुलाई 2022 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया था। यह कितने मीटर का है? ये काफ़ी चर्चा में रहा है। 11 जुलाई 2022 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन में की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया था, और ये 95 किलोग्राम कांस्य से बनी अशोक स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 6.5 मीटर, 6.5 मीटर की ऊंचाई है। और इस राष्ट्रीय प्रतीक को संसद की नई इमारत के सेंट्रल कक्ष के शीर्ष पर लगाया गया है। कहाँ पे लगाया गया है? नई इमारत जो अभी नया पार्लियामेंट बना है उसके सेंट्रल कक्ष के शीर्ष में लगाया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 6.5 मीटर। हाल ही में किस राज्य द्वारा काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई? तो ये जून 2022 में कर्नाटक सरकार ने तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के लिए 30,000 तीर्थयात्रियों को 5,000 की नगद आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये किसके द्वारा? कर्नाटक राज्य के द्वारा।
5,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है इसमें। निम्न में से कौन सा शहर बौद्ध धर्म के एक पवित्र शहर के रूप में विख्यात है? तो कौन सा शहर है? ये सांची है। कौन सा शहर है? सांची जो है ये बौद्ध धर्म के पवित्र शहर के रूप में विख्यात है। और इसमें स्तूपों का निर्माण किसने कराया था? तो सम्राट अशोक ने कराया था। मौर्यकालीन अशोक सम्राट ने कराया था। जबकि खजुराहो छतरपुर जिले में स्थित मध्यकालीन समय में हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का समूह है। तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो पवित्र शहर है बौद्धों का, सांची। बुजुर्ग पेड़ों को एक नया जीवन देने के लिए देश का पहला शेल्टर होम कहाँ बनाया गया है? बुजुर्ग पेड़ों को नया जीवन देने के लिए देश का पहला शेल्टर जो बनाया गया है ये भोपाल में बनाया गया है। कहाँ पे? भोपाल में। और इसका नाम जो है श्री राम शतायु वनाश्रम है। इसका उद्देश्य है यहाँ की प्राकृतिक आपदा के कारण उखड़ गए या 100 वर्ष की उम्र जो पार कर चुके पेड़ हैं उनको आश्रय देना। ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, भोपाल से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में जोड़ी मिलन और होली के त्यौहार को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जोड़ी मिलन और होली के त्यौहार को क्या कहा जाता है? ये भगोरिया। कौन सा नृत्य है? भगोरिया। तो देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? एडवर्ड संग्रहालय। और एडवर्ड संग्रहालय के नाम से स्थापित इस संग्रहालय को मध्य प्रदेश शासन ने 1964 में अधिग्रहित किया था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो है इंदौर है। और इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जहां भारतीय प्रबंधन जो IIM और IIT दोनों स्थापित है। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और IIT ये दोनों ही स्थापित हैं यहाँ पे। नौकायान के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित अर्जुन अवार्ड प्राप्त कौन है? तो नौकायान क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है? GL यादव हैं। कौन है? GL यादव हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य योजना आयोग का कार्यालय किस भवन में स्थित है? राज्य योजना आयोग का कार्यालय को क्या बोला जाता है? विंध्याचल भवन। विंध्याचल भवन में मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का कार्यालय है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा विंध्याचल भवन। इसके अलावा भी याद रखिएगा जो राजभवन बोला जाता है वो मध्य प्रदेश राज्य सरकार का राज्यपाल का आधिकारिक कार्य आवास है। राजभवन किसका है? राज्यपाल का आधिकारिक आवास है। पुस्तक भवन की बात करें तो ये क्या है? मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का मुख्यालय है। जबकि वल्लभ भवन की बात करें तो ये सामान्य प्रशासन विभाग है। तो ये भी याद रखेंगे, सामान्य प्रशासन विभाग। ये पुस्तक भवन जो पाठ्य पुस्तक निगम है, पाठ्य पुस्तक निगम को पुस्तक भवन बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव थे। कौन थे? BN राव थे। 11 दिसंबर, ये डेट याद रखिएगा, 1946 में जो संपन्न दूसरी बैठक थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष और डॉक्टर BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा? BN राव। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और डेट भी याद रखिएगा कब? 13 दिसंबर 1946 को। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन MN राय द्वारा किया गया था। नाम याद रखिएगा, MN राय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? MN राय द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है, यह सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वो भारत का है। किसका है? भारत का। जिसमें जो नवनिर्मित संविधान में 395 आर्टिकल्स, 12 भाग और 8 अनुसूचियां थी। और यदि वर्तमान में देखें तो 400-450 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस समिति के अध्यक्ष थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे अल्पसंख्यक समिति और प्रांतीय संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जवाहरलाल नेहरू के भी याद रख लीजिएगा। तो संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद जो थे संचालन समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति का हमने देख ही लिया है, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? जो मूल कर्तव्यों को संविधान के किस देश से लिया गया है? तो वो रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से मौलिक कर्तव्यों को, मूल कर्तव्यों को। यदि जर्मनी की बात करें, ये भी देख लीजिएगा, जर्मनी से क्या लिया है हमने? जर्मनी से लिया है हमने आपात उपबंध। आपात उपबंध। आपात उपबंध हमने कहाँ से किया? जर्मनी से। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल इत्यादि हमने कहाँ से लिया? आयरलैंड से। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है? संसदीय शासन, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया इत्यादि हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 19 अगस्त 1947 को संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। इनके सदस्यों के नाम क्या हैं? डॉक्टर KM कुंसी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N माधवराव, TT कृष्णामाचारी, N गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये भी याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद 32 में किस मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा की गई है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा भी बोला गया है। वो किसने बोला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा भी बोला है। तो ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21 के तहत सूचना का अधिकार, ये गलत हो गया, अनुच्छेद 21 नहीं है, अनुच्छेद 19A। 19A के तहत सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो 2005 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2005 में। भारत के संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को इसे लागू किया गया था। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या प्रावधान है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 में क्या है? एक समान सिविल संहिता। क्या है? एक समान सिविल संहिता, समान जो नागरिक संहिता है, ये अनुच्छेद 44 में वर्णित है। यदि हम पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के संरक्षण की बात करें तो ये किस में है? 48A में है। निःशुल्क विधिक सहायता किस में है? 39A में है, 39 का में है। और यदि हम काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 41 में है। ये भी याद रखेगा। यहाँ पे पूछा गया 44 में समान नागरिक संहिता। अब हम कंप्यूटर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। अभी कंप्यूटर का दूसरा पार्ट हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है। कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखते हैं, कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमन वेयर कहा जाता है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? तो क्या होता है? ये जो प्रोग्राम काउंटर होता है, क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर, ये एक रजिस्टर होता है जो आगे निष्पादित होने वाले निर्देशों के मेमोरी एड्रेस का प्रबंधन करता है। प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शन काउंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। जैसे देखते हैं, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए जो पहला कंप्यूटर था वो कौन सा था? यूनिवैक। इसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी बोला जाता है। और इसका विकास जब हुआ था 1954 में हुआ था। नाम याद रखिएगा, यूनिवैक
पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को हम कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। और कर्सर का स्थान माउस द्वारा बदला जाता है। आपने देखा होगा माउस को जब हम इधर उधर लेफ्ट राइट करते हैं तो कर्सर भी अपना स्थान चेंज करता है। और माउस को क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, पॉइंटिंग डिवाइस माउस को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रैम के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है रैम के बारे में? तो रैम को मुख्यतः एसआरएम और डीआरएम दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। सही है। रैम डेटा प्रोग्राम और प्रोग्राम रिजल्ट को स्टोर करने के लिए सीपीयू की आंतरिक मेमोरी है, तो ये भी सही है। रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है, तो ये सही नहीं है। रैम एक रीड और राइट मेमोरी है, ये सही है। तो यहां पे पूछा सही नहीं है, तो ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो डीमैन कहते हैं। डीमैन के जो होता है किसी सिस्टम का निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम होता है और यह किसी बहुउद्देशीय कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? डीमैन। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? कौन है इसमें? तो जो अवीरा है, इसमें अवीरा क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? इंटरनेट पर वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। और इसको किसने बनाया था? तो जंग और कोकेजी ने बनाया था। ये भी याद रखिएगा। कंप्यूटर का वह प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में रूपांतरित करता है क्या कहलाता है? असेंबलर कहलाता है। क्या कहलाता है? असेंबलर कहलाता है। कंप्यूटर असेंबली की जो भाषा होती है, जो लिखे प्रोग्राम होते हैं, वो कंप्यूटर नहीं समझता। यह मात्र बाइनरी संकेत 0 और 1 यानी मशीनरी भाषा कोई समझता है। तो यह कंप्यूटर का वह प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में रूपांतरित करता है। क्या कहलाता है? असेंबलर। ईमेल भेजते समय बीसीसी क्या दर्शाता है? ईमेल भेजते समय बीसीसी क्या दर्शाता है? तो बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और इसमें होता क्या है कि यदि सेंडर एक साथ कई लोगों को मेल सेंड करता है तो वह उन लोगों से यह छिपाना चाहता है कि मेल और किसके पास भेजा गया है, तो सेंडर ईमेल के पास इस फीचर का उपयोग करता है। तो यहाँ पे बीसीसी का ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट देखते हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग हैं, तो अलग विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे देखें, एमएस पावर पॉइंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड क्या है? एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस पेंट क्या है? एक ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो एमएस विंडो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये अन्य सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो तीनों से अलग है वो कौन सा? एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो इफेक्ट, अंडरलाइन, फ्रंट स्टाइल, ये तीनों ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है। इंडेंटेशन जो है ये इसका कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। कौन सा? इंडेंटेशन एक जो होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का विकल्प है। किसका है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का। तो ये भी याद रखेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंत में एंड की का उपयोग करने के लिए लाइन प्रोसेसर कर्सर के अंत में ले जाता है। तो ये क्या होता है? लाइन कर्सर लाइन के अंत में ले जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम इंड की का इस्तेमाल करते हैं तो दस्तावेज के अंत में जाने के लिए किया जाता है। तो कहाँ पे? लाइन के अंत में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटा जाता है? तो यदि हम बात करें एमएस एक्सेल 2016 में विंडो को 2 भागों में बांटने के लिए व्यू टैब पर क्लिक करते हैं और विंडो ग्रुप में जाकर स्प्लिट बटन पर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हम व्यू में जाएंगे, फिर विंडो में जाएंगे और फिर स्प्लिट बटन को क्लिक करेंगे। तो क्या होता है? विंडो जो होती है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। एमएस एक्सेल में सूत्र दर्ज करने के लिए निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन सा प्रयोग करते हैं?
तो सभी हमें एक्सेल फार्मूलों की शुरुआत करने के बाद जब हम इक्वल करते हैं तो वो कौन सा बराबर चिन्ह का उपयोग करते हैं। फार्मूला सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, बराबर जब कोई फार्मूला सेट करते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ पे इक्वल लिखते हैं, फिर जो फार्मूला सेट करना होता है जैसे B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 ऐसे करते हैं, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इक्वल का इस्तेमाल करते हैं फार्मूला सेट करते समय। नेक्स्ट देखते हैं, एक डिजिटल नेटवर्क संचार की एक बुनियादी इकाई है। तो ये डेटा पैकेट जो होता है, ये सिंगल पैकेट में बने डेटा की एक इकाई होती है जो किसी दिए हुए नेटवर्क पैथ के साथ ट्रेवल करता है, और ये डेटा पैकेट का उपयोग इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रसारण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डेटा पैकेट, एक डिजिटल नेटवर्क पर संचार की एक बुनियादी इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि सभी उपकरण एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं तो वो टोपोलॉजी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्टार टोपोलॉजी। क्या कहा जाता है, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक हब होता है और इससे बहुत सारे उपकरण नोड 1, नोड 2, 3, 4, 5 ऐसे जुड़े होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, स्टार टोपोलॉजी कहला जाता है, और सभी डिवाइस एक केबल के माध्यम से एक ही हब से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राउज़र पर नया टैब खोलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। तो ब्राउज़र पर नया टैब खोलने के लिए हम निम्न में से किसका उपयोग करते हैं, Ctrl+T। किसका उपयोग करते हैं, Ctrl+T, याद रखिएगा। और यदि हम Ctrl+W की बात करें नहीं, Ctrl+Y की बात करें तो ये अंडू के लिए होता है। Ctrl+Y किसके लिए होता है, अंडू के लिए। Ctrl+A की बात करें तो ये यदि सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए होता है। Ctrl+A शॉर्टकट की से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। Ctrl+O की बात करें तो पहले से बनी फाइल को ओपन करने के लिए उपयोग किया जाता है। Ctrl+S फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया प्रश्न है टैब खोलने के लिए, तो Ctrl+T। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन कौन सा है, तो ये मैकेनिकल है। कौन सा है, मैकेनिकल। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है और इन्होंने 1837 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, और ये क्या था, ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा मैकेनिकल। नेक्स्ट देखते हैं, आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में बनी जो परमानेंट मेमोरी होती है वो क्या कहलाती है, रोम कहलाती है। क्या कहलाती है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं, मेमोरी क्षमता की माप से संबंधित नहीं है। मेमोरी क्षमता की माप से संबंधित कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देखें तो जीबी मेमोरी क्षमता से गीगाबाइट, जेडबी जेटाबाइट, टीबी टेराबाइट, ये तीनों ही मेमोरी क्षमता की माप है। जो एचबी होता है ये मेमोरी क्षमता की माप नहीं है। और यहाँ पे याद रखिएगा बिट जो होता है ये सबसे छोटी, और जियोपाबाइट, ये भी नाम याद रखिएगा, जियोबाइट, ये जो होता है मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। बिट सबसे छोटी और सबसे बड़ी जियोपाबाइट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एचबी। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए निम्न में से कौन से की का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंटेशन में जब हमें एक नई स्लाइड को इंसर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, MS पावर पॉइंट पे Ctrl+M का इस्तेमाल हम करते हैं नई स्लाइड को इंसर्ट करने में। Ctrl+O का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करने में। जो डॉक्यूमेंट पहले से बने हुए हैं उसको ओपन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+O का। N का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट को बनाने में, नया डॉक्यूमेंट को बनाने में Ctrl+N, और Ctrl+S सेव करने में। याद रखिएगा। किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को क्या कहते हैं, तो किसी वेबसाइट के पहले प्रदर्शित होने वाले पेज को होम पेज कहते हैं। वाईफाई का पूरा नाम क्या है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट देखते हैं,
कंप्यूटर नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने की कार्यविधि क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क को बाह्य आक्रमण से बचाने की कार्यविधि क्या है? फायरवॉल। फायरवॉल ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम सामान्य प्रबंधन के विषय में चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन माने जाते हैं? FW टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन माने जाते हैं? FW टेलर। याद रखिएगा। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो विचलन का पता लगाकर सुधार करना, बिल्कुल ये भी उद्देश्य होता है। संसाधनों का अधिकतम उपयोग, ये भी उपयोग होता है। यह निश्चित करना कि कार्य नियोजन से हो रहा है कि नहीं, ये भी निश्चित होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा नियोजन से, नियंत्रण से संबंधित, ये तीनों ही सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं। कार्यों के निष्पादन हेतु अति आवश्यक है। कार्यों के निष्पादन हेतु अति आवश्यक क्या है? तो ये निर्देशन, जो निर्देशन होता है कार्यों के निष्पादन हेतु अति आवश्यक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संप्रेषण हो सकता है। संप्रेषण कैसे कैसे हो सकता है? तो संप्रेषण जो है सांकेतिक भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। तो संप्रेषण ये तीनों प्रकार से हो सकता है। यहाँ पे तीनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विपणन क्रियाओं का नियोजन, संगठन, समन्वय और नियंत्रण कहलाता है। विपणन क्रियाओं का नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण क्या कहलाता है? ये विपणन प्रबंधन कहलाता है। विपणन प्रबंध जो होता है वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से संबंधित उन क्रियाओं के नियोजन, समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण से है जिसके द्वारा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की पूर्ति की जा सकती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा विपणन प्रबंध। नेक्स्ट देखते हैं। मानवीय संबंध विचारधारा। मानवीय संबंध विचारधारा के जनक कौन थे? तो एल्टन मेयो। मानवीय संबंध विचारधारा के जनक कौन थे? एल्टन मेयो, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आदर्श की एकता का सिद्धांत। आदर्श की एकता का सिद्धांत क्या होता है? तो इसमें रेखाधिकारी द्वारा निर्देश। जो आदर्श की एकता का सिद्धांत है, इसका आशय है कि कर्मचारियों को कार्य करने के लिए एक ही अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने चाहिए, क्योंकि एक से अधिक अधिकारी जब आदेश देते हैं तो आदेश की एकरूपता के अभाव के कारण कर्मचारी में भ्रम पैदा हो सकता है, और इससे क्या होता है? प्रशासन में अव्यवस्था एवं गड़बड़ी पैदा हो सकती है और उत्पादन में शिथिलता आ सकती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा रेखाधिकारी द्वारा निर्देश। आदेश की एकता सिद्धांत। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किसके द्वारा? अभिप्रेरणा की प्रत्याशा सिद्धांत ये ब्रूम के द्वारा। नियोजन एक सर्वव्यापी है। नियोजन क्या है? एक मानवीय आचरण है। नियोजन एक सर्वव्यापी मानवीय आचरण है। नेक्स्ट देखते हैं। हेनरी फ्योल के प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण क्या है? हेनरी फ्योल के प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये वैज्ञानिक प्रबंध के विकास के लिए हेनरी फ्योल को जाना जाता है। तो इस तरह से आज के हम प्रबंधन, सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के हम मॉडल सेट बनाकर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।